वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले थे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट क्या होता था। इन्वायरमेंट में वो सारे सराउंडिंग्स इंक्लूड होते थे जो मेरे बिजनेस के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट लेके आते थे। मींस अपॉर्चुनिटीज लेके आते थे या थ्रेट्स लेके आते थे। सो इन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, उन कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। मींस हमारे सराउंडिंग्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। राइट, आज के लेक्चर में हम लोग ये स्टडी करने वाले थे, लेकिन आगे चलने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं। आप जब भी हमारा चैनल विजिट करें तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। राइट, वहां से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा आप लोगों के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना और उसके लेक्चर देखना। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक राइट नाउ। अब इन्होंने कहा देखो जो कंपोनेंट्स है ना, इन कंपोनेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। और यू कैन से इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या था, इन्होंने कहा इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है। मींस ऑर्गेनाइजेशन जब चाहे उसके साथ मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसे चेंज कर सकती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट था जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। मींस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के फैक्टर होंगे जो मेरे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट से। इंटरनल इन्वायरमेंट जैसा मैंने बता ही दिया कि कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट होगा, कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है इसके ऊपर। सो इंटरनल इन्वायरमेंट में फर्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, लेट अस सपोज मैंने आपको कह दिया कि हम लोगों का सेल्स मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो हमें उसके हिसाब से काम करना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्राइस कम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये चीज क्या करती थी, बिजनेस को इंपैक्ट करती थी, इफेक्ट करती थी। और किसके कंट्रोल में है, और मैनेजर्स के। दे विल डिसाइड कि भैया सेल इंक्रीज करनी है या प्रॉफिट इंक्रीज करना है। राइट, सेकंड पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। पॉलिसीज का मतलब क्या, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा हम लोग क्रेडिट सेल करें या ना करें। अब ये चीज क्या थी, कंपनी के खुद के हाथ में थी। अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है ना, सॉलिड है, कॉम्पिटिटर कुछ नहीं कर पा रहा, तो कंपनी कहती है भैया हम तो कैश सेल ही करने वाले हैं चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड कि भैया हमें क्या करना है। राइट, बेसिकली पॉलिसीज किसके हाथ में थी, मैनेजर्स के हाथ में थी। दे विल डिसाइड अगर उधार देना है तो कितने टाइम के लिए देना है, उधार देंगे तो जिस पर्सन को उधार दे रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होनी चाहिए, दैट विल कम अंडर द पॉलिसीज। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या था कि हम लोग कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये कंपनी के हाथ में होता था। अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी क्या कर सकती है, दैट कंपनी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक मशीन थी, मैंने कहा चलो प्रोडक्शन बढ़ानी है, दूसरी भी लगा सकता हूं। अगर मेरे पास पैसा है तो डिसाइड कौन करेगा, हु विल डिसाइड कि कैपेसिटी इंक्रीज करनी है नहीं करनी, दैट इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर्स, ओनर्स ऑफ द बिजनेस। प्रोडक्शन का मेथड, विद विच मेथड वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। ठीक, ये तो हम लोगों ने टेक्निक्स ले ली, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। अगर मेरे पास पैसा कम है तो बिजनेसमैन क्या कर सकता है, ही कैन गो फॉर लेबर इंटेंसिव। और अगर पैसा है देन ही कैन गो फॉर द कैपिटल इंटेंसिव। और कैपिटल इंटेंसिव क्या थी, जिसमें मशीनरी ज्यादा यूज हो। लेबर इंटेंसिव क्या है, जिसमें मैन पावर ज्यादा यूज हो। अब जब कैपिटल इंटेंसिव की बात करेंगे ना तो यहां पे हम लोग देखेंगे कौन सी मशीन। कैपिटल इंटेंसिव में भी कैटेगरीज होंगी मशीन की, प्राइस के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो हु विल डिसाइड, मैनेजर विल डिसाइड विच वन मशीन वी हैव टू परचेज, MIS। अब इसके दो मतलब है, एक होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा हम लोगों के पास होता है मैनेजमेंट। अब देखो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो मैनेजमेंट को यह बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है। मींस वो सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा। और कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? जो मैनेजर्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंपल सी बात है, ओनर्स के ऊपर जितना स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए, जितना अच्छा चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। यू हैव टू स्पेंड अमाउंट अकॉर्डिंगली, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? कितनी पोस्ट होंगी, एक सीनियर कितने लोगों को सुपरवाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो उन्होंने वो चीज बोली, इसने बोला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो भी कंपनी के हाथ में है। कंपनी चाहे तो फुली डिसेंट्रलाइज कर दे, हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, कंपनी चाहे तो सेंट्रलाइज रख ले। अगर सेंट्रलाइज होगा तो नंबर ऑफ सुपरवाइजर कम चाहिए, तो उसने बोला वो स्ट्रक्चर भी किसके हाथ में था? मैनेजर्स के हाथ में था। देन नेक्स्ट, मैनेजरियल एटीट्यूड। मैनेजर्स का एटीट्यूड कैसा है, उनकी सोच क्या है, वो किस टाइप से मार्केट में जाना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी चीजें भी क्या हैं, कंट्रोल में है मैनेजर्स के। अगर उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है गवर्नमेंट के लिए, यू कैन से पब्लिक के लिए, जो लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उनको वो लोअर प्राइस पे और यू कैन से मिनिमम प्राइस पे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। लेकिन अगर एटीट्यूड ये है कि नहीं, हमें तो अपना बिजनेस देखना है, वी नीड द प्रॉफिट, तो प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। एंड दे विल चेक इट आउट कि मोनोपोली का बेनिफिट उठाना है या नहीं उठाना। फीचर्स ऑफ एचआर। एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स। एक कंपनी की मैन पावर के क्या फीचर है, कितनी क्वालिफाइड है, कितनी इंटेलिजेंट है, कितना एक्सपीरियंस है, ये भी किसके हाथ में था? मैनेजर्स के हाथ में, ओनर्स के हाथ में। बिकॉज जब आप सिलेक्शन करोगे तो आपको देखना आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हायर द पर्सन। तो ये सारी चीजें किसमें आती थी हम लोगों की? इंटरनल इन्वायरमेंट में। अब मजे की बात यह, हम लोगों ने पढ़ तो लिया इंटरनल इन्वायरमेंट, लेकिन जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं आप लोगों के इस सब्जेक्ट में, तो हम इसको कंप्लीटली क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हैं, फॉर द रीजन ऑफ केस स्टडीज आपको सोल्व करनी है। नेक्स्ट हम लोगों के पास था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या था? वो इन्वायरमेंट जो मेरे हाथ में नहीं है। सपोज आई एम द ओनर ऑफ द बिजनेस, मेरे को पता ही नहीं क्या होगा, ना मैं उसको कंट्रोल कर सकता। इन सबको तो मैं कंट्रोल कर सकता था, हियर आई हैव नो कंट्रोल। अब इन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इनको भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक, मैक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज केस स्टडी मैक्सिमम इधर से पूछते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या था और मैक्रो क्या था बता देता हूं। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या था? वो इन्वायरमेंट था जो सिर्फ एक यूनिट को इंपैक्ट करेगा। मेरा बिजनेस है, सिर्फ मेरे ही बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा, वो बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस चल रहे हैं। ऐसी चीजें, ऐसे कंपोनेंट किस में आएंगे? माइक्रो इन्वायरमेंट में कंसीडर करेंगे। बिजनेस के बाहर के वो फैक्टर जो सिर्फ मेरे ही बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कम अंडर माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट वो सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता था जो सिर्फ मेरे बिजनेस को ही नहीं बल्कि सब बिजनेस को इंपैक्ट करते थे इक्वल वे में। इक्वल ना भी हो लेकिन इंपैक्ट जरूर करेंगे, राइट? उसको हम लोग बोलते थे मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो सिंगल बिजनेस को, मेरे ही बिजनेस को, मैक्रो जितनी भी यूनिट्स हैं सबको इंपैक्ट करता था। नाउ वी हैव माइक्रो में फर्स्ट है कस्टमर। अब देखो कस्टमर्स क्या करेंगे, अगर मेरा बिजनेस है, मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है, मेरे फेवर में है, तो भैया मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर मेरे कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है, देन क्या होगा? मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अब कस्टमर्स में कौन हो सकता था? गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो मेरे को क्या करना था, एज अ माइक्रो इन्वायरमेंट का मैं स्टडी करता हूं, हमें क्या करना था, इन सबके साथ रिलेशन चेक करने थे बिजनेस के, बिकॉज दे आर द कस्टमर्स। अगर इसमें से एक भी बंदा या एक भी पर्सन डिससेटिस्फाइड हो जाता है बिजनेस से,
तो वो क्या करेगा, मेरे कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देगा और मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सप्लायर, अब सप्लायर के केस में क्या था, मैंने कहा मेरी कंपनी है वो मिस्टर ए से ही सामान ले रही थी सिर्फ। अब ए भाई साहब कहते हैं मैं तो आपको उधार पे सामान ही नहीं दूंगा, देन व्हाट विल हैपन, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं आएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इन्होंने कहा सप्लायर भी क्या करते थे, आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते थे, और इसी चीज को सोल्व आउट करने के लिए मींस सप्लायर आपके पास क्या होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा सप्लायर होने चाहिए, सो दैट अगर एक सप्लायर आपको सामान नहीं भी देता फॉर टाइम पीरियड तो आप दूसरे सप्लायर से ले सके, राइट। सप्लायर भी क्या कर सकता है, मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड पब्लिक। पब्लिक में क्या आता है, प्रेस, लोकल पर्सन जितने होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये लोग भी क्या करते थे, मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते थे। मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, वो ऐसे एरिया में लगाई जहां पे रेजिडेंशियल एरिया था, अब वहां पे पोल्यूशन होगा, लोग बीमार भी हो सकते हैं, नॉइस भी क्रिएट होगी। तो लोगों ने क्या किया, प्रेस में चले गए या गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर दी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट, और सोल्यूशन का होगा बेसिकली फैक्ट्री बंद भी करनी पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा पब्लिक भी क्या करती थी, हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करती थी। द नेक्स्ट वन वी हैव इंटरमीडिएटरीज, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। अब ये कौन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर या एजेंट। अब मैंने कहा होलसेलर्स थे, वो लोग मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, मेरा कॉम्पिटिटर आ गया। उस कॉम्पिटिटर ने कहा मैं आपको मार्जिन दूंगा 20%, जबकि मेरा बिजनेस दे रहा था उनको 10%। तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ माय कॉम्पिटिटर। प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं लेकिन अब मेरा नहीं बेच रहे, मेरे कॉम्पिटिटर का बेच रहे हैं, तो मेरे बिजनेस के ऊपर ये क्या करेंगे, इंपैक्ट डालेंगे, राइट। होलसेलर, रिटेलर्स, दे विल चेक इट आउट, मार्जिन क्या है, स्कीम्स क्या है, अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड दे हैव टू सेल माय प्रोडक्ट और नॉट। कॉम्पिटिटर्स, अब कॉम्पिटिटर्स क्या कर सकते हैं, ये भी इफेक्ट डाल सकते हैं मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। कैसे, जियो, जियो ने आते ही सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और वोडाफोन को इन्होंने क्या कर दिया था, टक्कर देनी स्टार्ट कर दी थी। तो इन्होंने कहा आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो भी आपके बिजनेस पे डिपेंड करेगा, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। सॉरी, अगर जियो ने इतने सस्ते रेट पे डाटा नहीं दिया होता तो कोई भी कंपनी नहीं देती। अब कंपटीशन आ गया तो क्या हुआ, इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, मींस जियो के जो कॉम्पिटिटर्स थे, सबके ऊपर इंपैक्ट हुआ। अब इस चीज का इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर हुआ, बाकी किसी के ऊपर नहीं, ठीक। तो इन्होंने ये चीज बोली ना कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, दैट विल आल्सो इंपैक्ट यूर बिजनेस, राइट गाइस। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी हैव मैक्रो इन्वायरमेंट और वी कैन से डिमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।